ये हमारा एसी सर्किट है। एसी सर्किट है तो बता चुका हूं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। ये एसी जो हमारा सोर्स है, एसी सोर्स को सर्किट में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेव बना के, एसी वेव बना के। ठीक है। अच्छा, अब एसी थ्रू रेजिस्टर है, तो ये मैंने इसके रास्ते में, इसके सर्किट में ये रेजिस्टर ड्रॉ कर दी। ठीक हो गया। और ये आके हमारा सर्किट यहाँ पे क्लोज हो गया। दिस इज अवर रेजिस्टर। अब जरा देखिएगा, हमें पता है कि हमारी एसी वेव जो है टू पार्ट्स पे कंटेंट होती है इस तरह से, जिसमें ऊपर वाला पॉजिटिव पार्ट होता है, नीचे वाला नेगेटिव पार्ट होता है। और ये भी हमें पता है कि हमारी ये एसी वेव किसकी वजह से बन रही होती है, हमारे एसी जनरेटर के कॉइल की रोटेशन की वजह से। तो कॉइल की रोटेशन जब स्टार्ट होती है तो 0 से लेके T/2 टाइम तक पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है। 0 से लेके T/2 टाइम तक पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है। ये कौन सा टाइम है, 0 से T/2 तक का, इस पे पॉजिटिव हाफ। जबकि T/2 टाइम से T टाइम तक का जो ड्यूरेशन है उसमें नेगेटिव हाफ आता है। ठीक हो गया। अच्छा, आप जरा देखें, अब ये पहले आया पॉजिटिव हाफ, तो मैं इधर अलग से फिर से ड्रा करता हूं। देखें जरा, पहले आया, सपोज करें सिर्फ पॉजिटिव हाफ, अब सिर्फ पॉजिटिव हाफ को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। तो जब पॉजिटिव हाफ आया तो अब जरा देखें करंट की डायरेक्शन क्या होगी हमारे इस रेजिस्टर में से। तो पॉजिटिव हाफ आने से हमारा जो ऊपर वाला एंड है वो चला जाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल पे, नीचे वाला एंड आ जाएगा नेगेटिव पोटेंशियल पे। ठीक हो गया। तो पॉजिटिव ऊपर, नेगेटिव नीचे, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो ये हमारे रेजिस्टर में से करंट की डायरेक्शन हो जाएगी डाउनवर्ड, और ये फ्लो करता हुआ इधर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएगा। ठीक हो गया। ये तो कितने टाइम के दौरान, 0 से T/2 टाइम के दौरान करंट की ये डायरेक्शन रहेगी। और करंट की डायरेक्शन ये रहेगी और मैग्नीट्यूड इसका वेरी करता रहेगा। बिल्कुल क्लियर है। पहले जब साइकिल स्टार्ट हुआ तो मैग्नीट्यूड 0, करते 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 T/4 टाइम पे जाके मैग्नीट्यूड मैक्सिमम, ये T/4 टाइम है, ठीक है ना, पता होना चाहिए आप लोगों को, दिस इज T/4 टाइम। तो T/4 टाइम पे जाके मैग्नीट्यूड मैक्सिमम, और उसके बाद करते करते T/2 टाइम पे एक दफा फिर से 0। नेक्स्ट हाफ साइकिल स्टार्ट हुआ। अब जब नेक्स्ट हाफ साइकिल है तो अब आएगा नेगेटिव हाफ। ये मैंने ड्रॉ कर दिया नेगेटिव हाफ। अब जरा देखें, नेगेटिव हाफ आएगा तो अब रेजिस्टर में से करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो डेफिनेटली जब नेगेटिव हाफ आया तो अब ऊपर बन जाएगा नेगेटिव और नीचे वाला एंड बन जाएगा पॉजिटिव। करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, कन्वेंशनल करंट की बात हो रही है। तो ये रेजिस्टर में से करंट हो जाएगा अपवर्ड, और यहां पे आके करंट जो है नेगेटिव टर्मिनल पे आके अपने अपना सफर खत्म कर देगा। तो अब जरा देखें, बिल्कुल क्लियर है, ये है T/2 टाइम से T टाइम तक। तो बिल्कुल क्लियर है कि फर्स्ट हाफ में रेजिस्टर में से करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा, सेकंड हाफ में रेजिस्टर में से करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इस तरीके से फिर जैसे ही नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगा फिर करंट डाउनवर्ड फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में फिर अपवर्ड। तो इस तरीके से करंट बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करता चला जाएगा। तो रेजिस्टर में से करंट की डायरेक्शन वेरी कर रही है। ठीक हो गया। ये तो थी सारी पुरानी बातें, ये क्लियर है ना, कोई मसला तो नहीं है। नो सर। अच्छा अच्छा अच्छा, अब इस चीज को जरा देखिएगा, एक मिनट ठहरे। अच्छा, अब इस चीज को जरा देखिएगा कि जब हम डीसी, अपने डीसी सर्किट की बात करते थे, इस जगह पे होती थी बैटरी। लेकिन जब एसी सर्किट की बात कर रहे हैं तो इस जगह पे एसी सोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक वेव टाइप अपनी एक डायग्राम बना दी है। अब ये किस चीज को डिनोट करती है, जरा मुझे बताएं। ये जो नोटेशन है ये क्या चीज हमें बता रही है, ये किस चीज को डिनोट कर रही है। एसी करंट। एसी जनरेटर। जी, यहाँ पे एसी, यहाँ पे सोर्स होता है ना। अगर हमारा डीसी सर्किट था, देखें ना, अगर डीसी सर्किट था तो यहाँ पे होती थी बैटरी, ऐसे डीसी सर्किट में ये बैटरी होती थी, यानी डीसी सोर्स होता था। तो अब जब एसी सर्किट है तो इस जगह पे एसी सोर्स है, और एसी सोर्स हमें पता है एसी जनरेटर होता है। तो दैट्स व्हाई इट इज रिप्रेजेंटिंग एसी जनरेटर। एसी जनरेटर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस जगह पे पीछे पूरे का पूरा एसी जनरेटर मौजूद है, और वो एसी जनरेटर जो है करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और स्लिप रिंग्स के थ्रू वो करंट हमें यहाँ पे आउटर सर्किट में मिलता चला जा रहा है। तो दिस इज एक्चुअली एसी सोर्स। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये पता होना चाहिए आप लोगों को इन सारी नोटेशंस का, दिस इज एसी सोर्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की तरफ आते हैं। देखें जरा, हम सीख चुके हैं पिछले चैप्टर में जब एसी जनरेटर वाला टॉपिक हमने किया था कि जो वोल्टेज प्रोड्यूस करता है,
एसी जनरेटर जो वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, जो ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, वो ईएमएफ कितनी होती है, वो वोल्टेज कितनी होती है? वोल्टेज थ्रू रेजिस्टर, वोल्टेज थ्रू रेजिस्टर क्या होगी? वोल्टेज थ्रू रेजिस्टर दैट इज V इज इक्वल टू एसी जनरेटर की V इज इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी। क्या ख्याल है? यही होगी ना वोल्टेज थ्रू रेजिस्टर, या कुछ और होगी? सही लिखे मैंने, गलत लिखे? हाँ जी, क्या मैंने सही लिखे है गलत लिखे है? चले मैं आपसे थोड़ा थोड़ा सिंपल कर देता हूं। मुझे ये बताएं कि ये जो फॉर्मूला था V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, या I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, या EMF के लिए E इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी, ये तो क्या जनरेटर के लिए नहीं था? ये तो वो वोल्टेज है ना जो जनरेटर प्रोड्यूस कर रहा है। हमारा एसी जनरेटर जो वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये तो वो वोल्टेज है। हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम एसी थ्रू रेजिस्टर जब डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें वोल्टेज जो डिस्कस करनी चाहिए, दैट शुड बी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर। यहाँ पे हमें इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को डिस्कस करना चाहिए। ये वाला वोल्टेज ड्रॉप हमने डिस्कस करना है, ये। ठीक है, मैंने कौन सा लिख दिया है? मैंने तो लिख दिया वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय अवर एसी जनरेटर। डिस्कस कौन सा करना है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर। और ऊपर मैंने लिख भी दिया है वोल्टेज थ्रू रेजिस्टर इज इक्वल टू दिस। ये मैंने सही लिखे? हाँ जी, बोल दें। थोड़ा सा मजीद में इसको लिखता हूँ, वोल्टेज सर सही है। सही कैसे है? ये तो दो मुख्तलिफ चीजें नहीं है। हाँ जी, अगर सही है तो फिर ये दोनों इक्वल कैसे हो गए? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, बोल देना क्या हो गया है? बिल्कुल सही लिखा है मैंने, कोई गलत नहीं लिखा। कैसे? अब ये बता देता हूँ, चलें। ऐसे कि हमने चैप्टर नंबर 2 में बार बार एक चीज डीसी जनरेटर के लिए ये देखी नहीं थी कि जितनी वोल्टेज बैटरी प्रोवाइड करती है, वो सारी की सारी वोल्टेज यहाँ पे आके इस रेजिस्टर के अक्रॉस जाया हो जाती है। यानी बैटरी की वोल्टेज अगर 5 वोल्ट है सपोज करें, तो वो सारी की सारी 5 वोल्ट इस रेजिस्टर के अक्रॉस जाया हो जाती है, अगर बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर किया जाए तो। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस अगर इग्नोर की जाए, तो बैटरी ने जो वोल्टेज प्रोवाइड की है वो सारी की सारी रेजिस्टर के अक्रॉस आके ड्रॉप कर गई है। सो वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय बैटरी, वोल्टेज गिवन बाय बैटरी विल बी इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस सिंगल रेजिस्टर। डबल दो रेजिस्टर्स हैं तो फिर जाहिर सी बात है दोनों में डिवाइड होगी, लेकिन अगर सिंगल रेजिस्टर है तो जितनी वोल्टेज बैटरी ने प्रोवाइड की है वो सारी की सारी रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप कर जाएगी। यहां भी तो यही होगा कि एसी जनरेटर ने जितनी वोल्टेज प्रोवाइड की वो सारी की सारी इस रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप कर गई। तो लिहाजा ये जो वोल्टेज है, दिस इज वोल्टेज डिलीवर्ड बाय एसी जनरेटर एज वेल एज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर। इसलिए मैंने बिल्कुल ठीक लिखे। हो गया ना क्लियर? ओके, अब जरा देखें, ये तो हो गया वोल्टेज का, मैंने रिलेशन लिख दिया। अब मैं देखता हूं कि यहां पे इसके अक्रॉस करंट कितना फ्लो करेगा, इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा, वो भी तो मैंने फाइंड करना है। तो कितना करंट फ्लो करेगा रेजिस्टर के अक्रॉस, देख लें बाय ओहम्स लॉ, बाय ओहम्स लॉ। और करंट में फाइंड क्यों कर रहा हूं उसकी भी अभी वजह बताता हूं। हर चीज की वजह होती है फिजिक्स में, ऐसे नहीं होता ये। I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R, ये तो मैंने ओहम्स लॉ के मुताबिक लिख दिया करंट। I इक्वल टू V बाय R। V कितना है? V वो ऊपर आया पड़ा है हमारे पास, V है VM साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय R अपनी जगह पे मौजूद। अब जरा देखें VM बाय R क्या हो जाएगा? VM बाय R हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी IM। ज़ाहिर है मैक्सिमम वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करें तो मैक्सिमम करंट मिलता है, तो IM साइन ओमेगा टी। तो ये हमें इस रेजिस्टर में से फ्लो करने वाला, इस रेजिस्टर में से फ्लो करने वाला करंट हमें मिल गया। इतना करंट इस रेजिस्टर में से फ्लो करेगा। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात आप लोग बताएं, ये जो करंट आया है रेजिस्टर में से फ्लो करने वाला, ये कौन सा करंट आया है? हमारे पूरे एसी साइकिल का एवरेज करंट आया है, या आरएमएस करंट आया है, या इंस्टेंटेनियस करंट आया है? कौन सा करंट आया है जी? इंस्टेंटेनियस। यस, बिल्कुल ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस करंट आया है। जाहिर सी बात है वोल्टेज भी तो हमने इंस्टेंटेनियस दी हुई है, ये तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फार्मूला है। कल काफी डिटेल से हम इसको डिस्कस कर चुके हैं।
ये जनरेटर में से पैदा होने वाली इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फार्मूला है, तो लिहाजा करंट जो आया है ये भी इंस्टेंटेनियस करंट ही आया है। ठीक हो गया? अच्छा, अब मैं आपको इसकी वजह बता देता हूं कि क्यों फाइंड किया मैंने करंट। बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, कल हमने एक टॉपिक किया था ना कि फेज डिफरेंस ऑफ टू एसी क्वांटिटीज, फिर कौन सी क्वांटिटी लीड कर रही है, कौन सी क्वांटिटी लैग कर रही है। तो हम यही देखना चाहते हैं कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है और इसी रेजिस्टर में से फ्लो करने वाला जो करंट है, इस वोल्टेज और करंट के दरमियान क्या रिलेशन बनता है। क्या ये दोनों आपस में इन फेज हैं या आउट ऑफ फेज हैं, कौन सी क्वांटिटी लीड कर रही है, कौन सी क्वांटिटी लैग कर रही है। तो जब इन दोनों के दरमियान हमने रिलेशन देखनी है लीड और लैग वाली, तो उसके लिए दोनों की मैथमेटिकल इक्वेशन का होना जरूरी था। इसलिए हमने इन दोनों की मैथमेटिकल इक्वेशंस को डिस्कस किया। अब इस इक्वेशन को मैं 1 का नाम दे देता हूं, इस इक्वेशन को 2 का नाम दे देता हूं, और अब इन दोनों इक्वेशन को देखें तो बिल्कुल क्लियर है, अब बिल्कुल क्लियर है कि ये दोनों की दोनों इक्वेशंस जो हैं, देखें इसका फेज कितना बन रहा है, इसका फेज है ओमेगा टी, इसका फेज भी है ओमेगा टी। कल डिस्कस किया था हमने फेज को, फेज यानी वो एंगल थीटा कि जो हमारी एसी क्वांटिटीज की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को डिसाइड करता है। तो ये एंगल थीटा जो है दिस इज कॉल्ड फेज। अब देखें दोनों का फेज सेम है, ओमेगा टी ओमेगा टी। तो जब दोनों का फेज सेम है, जब दोनों का एंगल सेम है, तो इसका मतलब है ये दोनों इन फेज हैं। और इन फेज होने का मतलब दोनों एट अ टाइम मैक्सिमम पे जाएंगी, एट अ टाइम मिनिमम पे आएंगी। ठीक हो गया? तो ये चीज मैं यहां पे लिख देता हूं कि एज इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एज इट इज क्लियर, as it is clear from equation 1 and 2 that instantaneous current and instantaneous voltage has same phase, दोनों का फेज सेम है। और क्या है वो फेज? वो फेज है ओमेगा टी यानी थीटा। तो जब दोनों का फेज सेम है तो इसका मतलब है both the quantities are in phase, so both these AC quantities यानी करंट और वोल्टेज, both these AC quantities are in phase, or in phase। इन फेज होने का क्या मतलब है? इन फेज होने का मतलब है दोनों का फेज डिफरेंस 0 है, दैट इज फेज डिफरेंस यानी डेल्टा फाई फेज डिफरेंस कल बताया था आपको, दैट इज फेज डिफरेंस इज 0। तो जब फेज डिफरेंस 0 है तो इसका मतलब है एट अ टाइम मैक्सिमम पे जाएंगी, एट अ टाइम मिनिमम पे आएंगी। सो अब यहां पे जगह ही नहीं मेरे पास बची, चलो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर नेक्स्ट लिखता हूं मैं। तो देखें जरा कि जब दोनों का फेज डिफरेंस 0 है, जब ये दोनों क्वांटिटीज आपस में इन फेज हैं, तो इसका मतलब है कि ये साइमल्टेनियसली मैक्सिमम और मिनिमम पे जाएंगी। ठीक है? सो वोल्टेज एंड करंट, instantaneous voltage, instantaneous current. So instantaneous voltage and instantaneous current obtain their maximum and minimum values simultaneously. Their maximum and minimum values simultaneously. ठीक हो गया? अच्छा, जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू साइमल्टेनियसली ऑब्टेन करती हैं, तो अब अगर मैं इनका ग्राफ ड्रा करूं तो ग्राफ कैसा ड्रा होगा? ग्राफ इनका ऐसा ड्रा होगा, बहुत सिंपल। देखें जरा, अगर सपोज करें कि ये वोल्टेज का ग्राफ ड्रा हुआ है इस तरीके से, तो करंट का ग्राफ किस तरह से ड्रा होगा? ये मैं वोल्टेज लिख देता हूं, ये ब्लैक वाली वोल्टेज है। तो करंट का ग्राफ कैसा होगा? क्योंकि हम कह चुके हैं कि दोनों मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू साइमल्टेनियसली ऑब्टेन कर रही हैं, तो करंट का ग्राफ ये हो जाएगा। देखें, एट अ टाइम मैक्सिमम, एट अ टाइम 0, फिर एट अ टाइम मैक्सिमम यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में, और एट अ टाइम 0। ठीक है? तो ये रेड कलर में जो दिस इज करंट। क्लियर हो गया ना? अब जरा मजीद देखें, अब फेज डायग्राम अगर मैं इनकी ड्रॉ करूं, इनका फेजर ड्रॉ करूं, कल देखा था ना हमने फेजर कैसे ड्रॉ किया जाता है। अगर एक क्वांटिटी, अच्छा पहले तो मुझे बताएं इनमें से लीड कौन करेगा?
फेजर तो बाद में ड्रा करेंगे ना, फेजर तो लीड लैग की बेस पे ड्रा होते हैं। मुझे बताइए में से लीड कौन करेगा, लैग कौन करेगा? हाँ जी बता दें क्या हो गया, कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है? चलें अच्छा मैं खुद ही बता देता हूँ। कोई भी लीड करेगा, कोई भी लीड लैग नहीं कर रहा, कोई भी लीड लैग नहीं कर रहा, क्योंकि क्या जो दिया फेज डिफरेंस इनका जीरो है। तो लीड या लैग तो उस वक्त होता है कि जब फेज डिफरेंस नॉन जीरो होता है, तब लीड या लैग होता है। और वैसे भी ग्राफ भी तो यही बता रहे हैं कि दोनों एट अ टाइम जीरो पे हैं, एट अ टाइम मैक्सिमम, एट अ टाइम जीरो, एट अ टाइम ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर एट अ टाइम जीरो। तो इसका मतलब है फेज डिफरेंस जीरो, नो लीड लैग। ठीक है ना, ये मैं लिख देता हूं, नन ऑफ द क्वांटिटीज लीड और लैग, नन ऑफ दीज क्वांटिटीज, यानी करंट और वोल्टेज की बात हो रही है, बार बार कह रहा हूं, नन ऑफ दीज क्वांटिटीज लीड और लैग। ठीक है, अच्छा जब लीड लैग कोई नहीं कर रहे, तो अब देखें बिल्कुल सिंपल, अगर मैं इनकी फेज डायग्राम ड्रा करूं, तो इस डायरेक्शन में अगर मैं ये ड्रा करता हूं, ये है करंट, चलो पहले वोल्टेज ड्रा कर देता हूं। देखें जरा, अगर मैं वोल्टेज को ले लेता हूं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, ये वोल्टेज आ गई हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, तो करंट किधर आएगा? अब मुझे बताएं, करंट किधर आएगा? ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा या नीचे की तरफ आएगा? बताएं जी, जल्दी 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 जल्दी, टाइम नहीं है इतना। हाँ जी बोल दिया करें ना। अच्छा मैं खुद ही बता देता हूँ, करंट ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, करंट इसके ऊपर ही ड्रॉ होगा, क्योंकि अगर करंट लीड कर रहा होता तो करंट यहां से ऊपर की तरफ आता, अगर करंट 90 डिग्री लीड करता तो करंट वर्टिकली अपवर्ड आ जाता, अगर करंट 90 डिग्री लैग कर रहा होता तो वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाता। लेकिन लेकिन ना तो लीड कर रहा है ना लैग कर रहा है, तो जब कोई लीड लैग नहीं, तो इसका मतलब है इनके दरमियान एंगल का डिफरेंस जीरो। और एंगल का डिफरेंस जीरो उसी वक्त होता है कि जब दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो, एक दूसरे के ऊपर हो। तो देखें ये दो लाइंस है सपोज, तो अभी इनके दरमियान एंगल का डिफरेंस जीरो है। ठीक है, अभी इनके दरमियान एंगल का डिफरेंस 90 है। तो अभी क्योंकि फेज डिफरेंस इनका जीरो है, एंगल का डिफरेंस जीरो है, तो इसका मतलब एक दूसरे के पैरेलल है, एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी ये दोनों, सॉरी एक दूसरे के ऊपर होंगी ये दोनों, को इंसिडेंट होंगी। ठीक है ना, तो ये को इंसिडेंट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, तो ये आ गया करंट, ले जी दिस इज करंट। और देख लें करंट क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कम था, तो इसलिए करंट का जो वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे, उस वेक्टर की लेंथ भी कम होगी। कल ये रूल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो दिस इज करंट, ये आगे इसकी फेजर डायग्राम, दिस इज फेजर। ठीक हो गया। अच्छा आखिर में अब इसके लिए ओहम्स लॉ हम डिस्कस कर लेते हैं कि रेजिस्टर के अक्रॉस जब वोल्टेज बढ़ती है तो करंट भी बढ़ता है, देख लिया हमने, क्योंकि दोनों इन फेज हैं, दोनों इन फेज हैं, दोनों का दरमियान फेज डिफरेंस जीरो है। ग्राफिकली भी हमने देख लिया कि जब वोल्टेज मैक्सिमम पे जा रही है तो करंट भी मैक्सिमम पे जा रहा है, जब वोल्टेज ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम पे जा रही है तो करंट भी मैक्सिमम पे जा रहा है, और जब वोल्टेज जीरो हो रही है तो करंट भी जीरो हो रहा है। तो लिहाजा ओहम्स लॉ अब हम यूज कर लेते हैं। तो ओहम्स लॉ के मुताबिक क्या लिखा जाएगा फिर? बाय ओहम्स लॉ, तो रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है V, दैट विल बी इक्वल टू आई आर। ठीक हो गया। अगर मैं यहां पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखूं तो इधर भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगी, अगर मैं यहां पे मैक्सिमम वैल्यू लिखूं तो उधर भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, अगर मैं यहां पे RMS वैल्यू लिखूं तो उधर भी RMS वैल्यू आएगी, यहां पे RMS लिखूं तो यहां भी RMS आएगी। ठीक है, लेकिन वो छोटा सा एक प्रूफ जो आपकी बुक में किया हम उसके मुताबिक कर लेते हैं। तो स्टार्ट किया मैक्सिमम वैल्यू से, तो ये देखें जरा, ये लें मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट किया, तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू करंट की मैक्सिमम वैल्यू। दोनों साइडों को √2 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं, तो ये लिखा Vm बाई √2 इज इक्वल टू Im डिवाइडेड बाई √2 एंड R एज इट इज। और Vm बाई √2 क्या होता है? कल हमने एक रिलेशन ड्राइव की थी RMS वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान, तो Vm बाई √2 क्या होता है? दैट इज V और MS, और इसी तरह Im बाई √2 दैट विल बी IRMS इनटू R। ठीक हो गया, तो ये RMS वैल्यूज के लिए ओहम्स लॉ हमारे पास आ गया, ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगी ये वाली इक्वेशन। ठीक हो गया, अभी इसका लेने स्क्रीनशॉट, और कोई मसला है तो पूछ लें, फिर इसके बाद चलते हैं पावर की तरफ।